नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को हमारे सौरमंडल के ग्रह जो हैं इनके बारे में आपको परिचय दूंगा कि कौन सा ग्रह कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है और कितने चांद हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सौरमंडल के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया था और मैं आज आप लोगों को सौरमंडल के ग्रहों के बारे में परिचय दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सौरमंडल है ना, हमारा सौरमंडल में मुख्यतः दो प्रकार के ग्रह हैं, या यूं कहूं कि मैं दो प्रकार से हम ग्रहों को अध्ययन करते हैं। तो एक तो है हमारे गैसियस प्लेनेट और एक है हमारे रॉकी प्लेनेट। आप कहोगे गैसियस रॉकी, तो देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो प्लेनेट है ना, तो दो प्रकार के हैं, एक जो पार्थिव हैं और एक जो गैस से बने हुए हैं। तो जब हम पार्थिव की बात करते हैं या जो हम रॉकी प्लेनेट की बात करते हैं, तो हमारे जो पहले वाले जो प्लेनेट है चार, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो चारों जो प्लेनेट है हमारे, ये इनर प्लेनेट में आते हैं, मतलब इनर इनर स्पेस में आते हैं। यहाँ पर हमने प्लेनेट को दो भागों में बांटा है और स्पेस को भी हमने दो भागों में बांटा है। मतलब कि ये जो हमारे जो पहले जो चार जो प्लेनेट हैं ये हमारे इनर स्पेस में आते हैं और हमारे ये रॉकी प्लेनेट में आते हैं। रॉकी प्लेनेट मतलब ये है कि ये पत्थरों से बने हुए हैं और इनके अंदर जो कोर का भाग है ये हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। तो आप देख रहे हो ये जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, ये चारों ही हमारे रॉकी प्लैनेट्स हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे के जो चार हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो को आप रहने दीजिए, प्लूटो अब हमारा ग्रह नहीं है क्योंकि 2006 में ही इसे ग्रह के मतलब कि ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया था और इसे एक उपग्रह ये मतलब इसे एक क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह माना जाता है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है, तो ये चारों जो हैं ये गैस से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें गैसियस प्लेनेट कहते हैं और ये हमारे आउटर प्लेनेट में है। आउटर प्लेनेट में कैसे, आप लोग आप लोग देखोगे यहाँ कि ये जो चार प्लेनेट हैं ये सूर्य से बहुत ही नज़दीक हैं। सूर्य से नज़दीक का मतलब ये है कि ये लगभग 228 करोड़ किलोमीटर के अंदर है। लेकिन जब हम बात करते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब की बात करते हैं, तो ये जो है हमारी, ये लगभग डबल, मतलब कि बहुत दूर है, मतलब कि आउटर प्लेनेट में है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि देखोगे यहाँ जो हमारे जो ये जो बड़े बड़े जो गैस ये मतलब कि प्लैनेट्स हैं, ये गैसियस इसलिए हैं क्योंकि आपको पता होगा जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था तो क्या हुआ था कि जो भारी मटेरियल थे या जो भारी पत्थर थे वो ब्लास्ट में ज़्यादा दूर जा नहीं पाए। जो ब्लास्ट हुआ था, जो बिग बैंग हुआ था या सुपरनोवा हुआ था, तो उसमें क्या है कि जो भारी मटेरियल थे या जो भारी पदार्थ थे वो सूर्य से ज़्यादा दूर जा नहीं पाए, इसलिए वो रॉकी प्लेनेट का रूप ले लिया। और जो बहुत दूर गए, जो छोटे छोटे कण बहुत दूर गए, उन्होंने क्या किया, ग्रेविटी के कारण वो गैस के साथ मिलकर एक गैसियस प्लेनेट बना। इसलिए ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि रॉकी प्लेनेट क्यों नज़दीक है और गैसियस प्लेनेट क्यों दूर है, क्योंकि ये हल्के पदार्थों से बना हुआ है, इसमें धूल कण, गैस और अन्य मटेरियल मिले हैं, तब जाके ये गैसियस प्लेनेट बने हैं। इसके बाद जब हम ये रॉकी प्लेनेट की बात करते हैं तो ये सारे हार्ड मटेरियल से बने हैं और ये जब ब्लास्ट हुआ था ना तो ये ज़्यादा दूर जा नहीं पाया था, इसलिए इनका बंटवारा दो तरह से किया जाता है और बहुत ही आसान है। ये 8 ग्रहों के नाम याद करना बहुत ही आसान है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप लोग अगर देखोगे ना तो मैं आपको एक छोटी सी एक और लाइन दूंगा, आप अगर इसको याद कर लेना। यहाँ देखो, एम वी मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब मैं आपको एक ट्रिक दूंगा इसको याद करने का। ये अंग्रेजी का एक कहावत है या लाइन है, आप याद रखना। माई वेरी एफिशिएंट मॉम जस्ट सर्व अस नट्स। मतलब कि मेरी एक बहुत ही मतलब मेरी अच्छी माँ ने मुझे खाने के लिए बादाम दिया। ये अंग्रेजी में मैंने आपको एक लाइन बता दिया है और ये हमारी एनसीईआरटी के 6 में भी है, इस लाइन का जिक्र किया गया है। अगर आप लोगों ने छठी में ध्यान दिया होगा तो ये लाइन है, माई वेरी एफिशिएंट मॉम जस्ट सर्व अस नट्स। इससे क्या है कि आप 8 प्लेनेट के नाम अच्छी तरह से याद रख लोगे और लाइन वाइज रख लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको गैसियस प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट का बता दिया है, इनर स्पेस और आउटर स्पेस के बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य से दूरी कितनी है और कैसे है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि सूर्य है, ये रहा सूर्य से दूरी,
और हम ना ये दोस्तों ये मिलियंस किलोमीटर में हम नाप रहे हैं, मतलब कि मिलियंस किलोमीटर में नाप रहे हैं हम। तो यहाँ देखोगे कि जो बुध है, सूर्य से बुध सबसे नजदीक है, जो कि 57.9 मिलियन किलोमीटर दूर है, मतलब कि लगभग लगभग आप कह सकते हो 58 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे उसके बाद हम बात करते हैं वीनस की, तो वीनस है हमारी 108.2 मिलियन किलोमीटर, यानी कि जो हमारा 108 है, आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ 108 है ये। आप एक बात देखना, आप पहले तो ये लगभग 50-60 था, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका एक डबल, फिर डबल, मतलब यहाँ ना आप ध्यान रखना, यहाँ डबल डबल हो रहा है, जैसे कि कहते हैं ना 5, 10, 15, 20, 25, तो यहाँ पर ये सिस्टम है। आप देखना यहाँ 58 करोड़ किलोमीटर है, यहाँ 108 करोड़ किलोमीटर है, फिर यहाँ 149 करोड़ किलोमीटर है, फिर यहाँ 227 करोड़ किलोमीटर है, फिर यहाँ 778 किलोमीटर है, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स या रॉकी प्लैनेट, ये एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है। लेकिन जैसे हम आउटर स्पेस की बात करते हैं, आउटर प्लैनेट की बात करते हैं, गैसेस प्लैनेट की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल डबल है। मतलब कि यहाँ देखो कहाँ 227 करोड़ किलोमीटर है, और कहाँ यहाँ जो हमारी जुपिटर है वो 778 करोड़ किलोमीटर है, तो यहाँ डबल हो जाता है। और फिर 7 का डबल करेंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ 1427 करोड़ किलोमीटर। अब 14 का डबल करेंगे तो 14 दूनी 28, 2871 करोड़ किलोमीटर। अब फिर हम 28 से थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, लगभग एक तिहाई डबल कर देंगे, तो क्या है 4497 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद फिर हमारा जो प्लूटो है वो सबसे दूर है, वो है 5914 करोड़ किलोमीटर। और दोस्तों ये बहुत ही आसान है, अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो डबल डबल है। 58 करोड़ किलोमीटर, 108 करोड़ किलोमीटर, 100 मतलब 150 करोड़ किलोमीटर, फिर 227 करोड़ किलोमीटर, फिर 227 के बाद डायरेक्ट आप बिल्कुल आधे से ज्यादा डबल चले जाना, मतलब कि 778 करोड़ किलोमीटर, फिर 778 के बाद 1400 जो भी हो उतने करोड़ किलोमीटर, फिर 2800, फिर उसके बाद 4400, फिर 5900। तो ऐसे है हमारे जितने भी प्लैनेट्स की दूरी है। उसके बाद जब हम दोस्तों बात करते हैं घूर्णन समय की, तो घूर्णन समय की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बुध को, मतलब कि बुध को अपने अक्ष पे मतलब कि जैसे मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, तो मैं अपने अक्ष पे घूम रहा हूँ, तो मेरे को घूर्णन करने में कितना समय लग रहा है। तो यहाँ पर बुध को जो समय लग रहा है ये 58 डे 16, मतलब कि 58 दिन 16 घंटे बुध को लगता है अपने अक्ष पे घूमने में। और ये बहुत ही स्लो घूम रही है, मतलब ये जो दिन है ना, ये पृथ्वी के दिन के मुकाबले है, मतलब कि 24 घंटे बराबर एक दिन, तो हम पृथ्वी के दिन के बराबर हम माप रहे हैं। तो यहाँ इसको 58 दिन 16 घंटे लगता है अपने अक्ष पे घूमने में। उसके बाद जब हम बात करते हैं वीनस की बात करते हैं, तो इसको 243 दिन 14 घंटे लगता है। सोचो जरा, ये और स्लो है। उसके बाद जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी का तो आपको पता ही है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये देख सकते हो 23 घंटे 56 मिनट, मैंने 4 सेकंड लिखा नहीं, जगह नहीं था यहाँ इसलिए। बाकी आप लोग हम लोग सुटेबल में 24 घंटे याद करते हैं, लेकिन वास्तव में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे मार्स की बात करते हैं, तो मार्स को भी लगभग, क्योंकि पृथ्वी और मार्स जो है ना वो एक तरह से आपस में एक साइज के हैं और एक ही गति है इसकी, तो ये 24 घंटे 37 मिनट में अपने अक्ष पर घूमती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे जुपिटर की, तो जुपिटर जो है वो थोड़ा फास्ट घूमता है और उसकी जो है 9 घंटे 55 मिनट की, यहाँ आप देख सकते हो 9 घंटे 55 मिनट की है अपने अक्ष पे घूमने की समय। उसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न की, तो सैटर्न थोड़ा और स्लो है, 10 घंटा 40 मिनट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस की, तो 17 घंटे 14 मिनट। फिर उसके बाद बात करते हैं नेपच्यून की, तो वो है 16 घंटे 7 मिनट। फिर है प्लूटो जो है वो 6 घंटे 9 मिनट 6 दिन 9 घंटे में पूरा करती है। दोस्तों आप लोग यहाँ एक बात देख लेना, जहाँ डी लिखा हुआ है और एच लिखा हुआ है, डी का मतलब डे और एच का मतलब हार्स, मतलब घंटे, दिन और घंटे, और यहाँ घंटा और मिनट, घंटा मिनट, एच का मतलब हावर्स और मिनट का एम का मतलब मिनट, आप लोग देख लेना यहाँ अच्छी तरह से। उसके बाद हम बात करते हैं परिक्रमण की, बात करते हैं परिक्रमण, मतलब कि अभी तो हमने घूर्णन गति की बात की, लेकिन अब यहाँ बात करेंगे हम कि सूर्य के चक्कर लगाने में ग्रहों को कितना समय लगता है। तो जब हम बुध की बात करते हैं तो उसे लगभग 87.97 दिन, यानी कि 88 दिन लगभग लगता है उसे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे शुक्र की बात करते हैं, तो उसको 224.70 दिन लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पृथ्वी की, तो जैसा कि यहाँ पर पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है 365 दिन 365.26 दिन, और वैसे तो यहाँ 365 दिन है। और उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल को 686.97 दिन लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर बहुत ही
आप देखना दोस्तों यहाँ पर अब सालों में जाएगा, सालों में मीन्स ईयर्स में जाएगी। आप देखना यहाँ 11.86 ईयर्स लगता है, मतलब कि ये इतना दूर है ना कि एक परिक्रमा करने में जुपिटर को, बृहस्पति को सूर्य का एक परिक्रमा करने में लगभग 11 साल लगते हैं, लगभग 11 साल लगते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हो। उसके बाद जब हम बात करते हैं शनि की, तो शनि को 29 साल लगता है, 29.46 साल लगता है। आप सोच भी नहीं सकते 29 साल में एक परिक्रमा पूरी करती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे यूरेनस की, तो यूरेनस को 84 साल लगता है। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे नेपच्यून की, तो नेपच्यून को जो है दोस्तों यहाँ पर 164 लगता है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 164 ईयर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लूटो की, तो प्लूटो तो वैसे अब ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक कॉमन सेंस के लिए आपको बता दूं या ज्ञान के लिए बता दूं कि प्लूटो जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, 5914 करोड़ किलोमीटर है, जिसको एक चक्कर करने में, एक चक्कर मतलब सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 250 साल लगता है। 250 साल, यहाँ आप देख सकते हो 248.54 साल। तो आप यहाँ देख सकते हो लगभग 250 साल, बाप रे बाप, सोचो कितना कितना मतलब कि कितना बड़ा होगा इसके लिए 250 साल। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रहों की संख्या, मतलब उपग्रहों की संख्या, यानी कि उपग्रह मतलब चांद की संख्या, कौन से ग्रह के पास कितने चांद है। तो हम जब बात करते हैं बुध के पास, तो बुध के पास एक भी चांद नहीं है। फिर हम बात करते हैं शुक्र के पास, तो शुक्र के पास भी एक भी चांद नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के पास एक चांद है। उसके बाद जब हम बात करते हैं मंगल के पास 2 चांद है। उसके बाद जब हम बात करते हैं जुपिटर के पास, तो जुपिटर के पास लगभग 79 यानी कि 80 से एक कम है चांद है। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की, तो इसके पास 82 चांद है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस की बात करेंगे, तो उसके पास 14 चांद है। और बाकी जो इनके नेपच्यून और प्लूटो के पास चांद नहीं है, क्योंकि ये खुद बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक भी चांद नहीं है। और ये जो प्लूटो है ये खुद छोटा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सतह के तापमान की। इसके बाद जब हम सतह की तापमान की बात करते हैं, तो आप लोग देखना कि बुध के जो दिन में, वैसे तो यहाँ दिन में लगभग -180 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, मतलब कि रात के समय बुध की जब हम बात करते हैं, तो बुध में बुध सूर्य से वैसे बहुत नजदीक है, और दिन में यहाँ पर लगभग 450 प्लस डिग्री रहती है सेल्सियस। और जब रात होती है, तो रात होने के बाद यहाँ -180 डिग्री चला जाता है, मतलब कि इतना कि ये तेल को भी जमा देने वाली ठंड है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र की बात करेंगे, तो शुक्र का 465 डिग्री सेल्सियस है। फिर हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी की, तो वो 70.55 डिग्री सेल्सियस है। और ये दोस्तों ये पृथ्वी का संपूर्ण है, ये नहीं कि आप कहोगे कि भाई हम साउथ पोल में जा रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा ठंडा है, और हम फिर अफ्रीका में चले जाएंगे भूमध्य रेखा के पास तो वहाँ ज़्यादा गर्मी है। नहीं नहीं नहीं, ये पृथ्वी का संपूर्ण, मतलब कि पृथ्वी के एक औसत, हर जगह का निकाला गया एक औसत आंकड़ा है, जो कि 70.55 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की, तो वो है -120.25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करते हैं, अब दोस्तों ये देखो, ये इनर प्लेनेट थे, यहाँ तक कि हम लोग यहाँ जा चुके हैं, हमारे सैटेलाइट्स जा चुके हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के पास, तो यहाँ पर हमने सरफेस टेम्परेचर को हम नहीं माप सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे सैटेलाइट अभी गए नहीं है और उस सरफेस पे उतर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम बात करेंगे अब यहाँ क्लाउड के, मतलब कि बादलों के, इन ग्रहों के बादलों के टेम्परेचर की बात करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, यहाँ मैंने बादलों के शिखर पर मैंने लिख रखा है, ये सारों का बादलों के शिखर पर है, जो ये देख रहे हो डॉट डॉट, ये सेम इसी का है। इसके बाद यही हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं बृहस्पति का, तो 150 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस है शनि का। फिर है हमारा यूरेनस का है 210 डिग्री सेल्सियस। फिर नेपच्यून का है 210 डिग्री सेल्सियस। फिर प्लूटो का है 220 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अब द्रव्यमान की बात करते हैं हम। पृथ्वी मतलब कि द्रव्यमान बराबर पृथ्वी, मतलब कि देखो कि जो हमारे ये ग्रह हैं, इनमें कितनी पृथ्वियां मिलेंगी तब जाके ये बनेंगे, मतलब एक द्रव्यमान के अनुसार, एक मास के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुध जो है पृथ्वी से लगभग मतलब कि बुध से पृथ्वी जो लगभग कहते हैं ना एक कहते हैं ना एक लगभग 5 से 6% छोटा है। यहाँ आप देख सकते हो 0.055% छोटा है। उसके बाद जब हम बात करेंगे हमारे वीनस की बात करेंगे, तो वो है 0.81। फिर हम बात करते हैं अर्थ, तो हमारा एक ही है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्स की, तो मार्स 0.111 है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जब हम जुपिटर की मास की बात करते हैं, तो यहाँ जब हम 318 पृथ्वियों को एक करेंगे, जब हम 318 पृथ्वियों को एक करेंगे, तब जाके एक बृहस्पति ग्रह बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की, तो शनि में आप देख सकते हो कि 95, लगभग हम 96 अगर पृथ्वी को एक करेंगे तब जाके एक शनि ग्रह बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस की, तो यूरेनस में 14 है। फिर हम नेपच्यून की बात करते हैं, तो नेपच्यून में हमारा 17 है।
और प्लूटो तो छोटा है ही, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब कि यहाँ हमने मास की भी बात कर ली है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ सौरमंडल के एक तरह से परिचय दे दिया है कि सौरमंडल क्या है, कैसे है, इनर प्लेनेट क्या है, आउटर प्लेनेट क्या है, रॉकी प्लेनेट क्या है, गैसियस प्लेनेट क्या है। तो दोस्तों ये वैसे तो लेक्चर अगर आप अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने प्लेनेट्स हैं। और आप लोग देखना दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो एक ये बेल्ट से बना रखे हैं, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये जो दो बेल्ट है, आपने सुना होगा कि जो मंगल है और बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति जो है, इसके बीच में एक उल्का पिंडों की एक पट्टी है या बेल्ट है। और इसी से, और आपको पता है जो हमारे, कभी कभी आपने सुना होगा कि पृथ्वी से टकरा जाएगी उल्का पिंड, या पृथ्वी की तरफ आ रही है उल्का पिंड, तो वो कहाँ से आती है? तो वो जो उल्का पिंड है जो, वो हमारे इसी बेल्ट से आती है। मतलब कि ये ना, ये भी सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन क्या होता है कभी कभी एक आध इनमें से उल्का पिंड जो है अपनी दिशा को परिवर्तित कर देता है। टकराने के कारण कहते हैं ना, अपने जो पथ है, अपने रास्ते से डगमगा जाती है, और डगमगाने के कारण ये या तो बृहस्पति की तरफ चला जाता है या मंगल की तरफ जाता है। और जाहिर सी बात है, जब मंगल की तरफ आएगा तो वो हो सकता है पृथ्वी की तरफ भी आ सकता है, तो वैसा ही होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ दूसरे बेल्ट की, तो ये दूसरा जो बेल्ट है ये प्लूटो और एरिस। एरिस मतलब प्लूटो के बाद का एक बौना ग्रह है। आप देख सकते हो ये प्लूटो है और ये एरिस है। तो ये जो एरिस और प्लूटो के बीच का एक बेल्ट है, तो यहाँ से आना तो शायद इम्पॉसिबल है, पर कभी कभी आ भी सकता है भाई, क्या कर सकते हैं हम, कभी भी आ सकता है। और उसके बाद आप ये देख रहे होगे कि मैंने यहाँ चांद के बारे में थोड़ा सा वैसे ही डॉट बना दिया है। और आप कहोगे चांद की दूरी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी से चांद की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। आप लोग वैसे याद कर लेना है, यहाँ मैंने लिखा तो नहीं है, आप देख लेना है दोस्तों, 3,84,400 किलोमीटर है। तो दोस्तों यही थी हमारी सौर मंडल और इसका परिचय, जिसमें कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। प्लूटो को तो आप रहने ही दो और एरिस को छोड़ दो, क्योंकि जो ये प्लूटो है, एरिस है, यूवी साइरस है, 2003 है, ये जितने भी हमारे जो ग्रह थे, इनको हमने 2006 में जो अगस्त में बैठक हुई थी AI मतलब कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो इसमें हमने तय किया था कि जो मतलब कुछ नियम हमने तय किया था कि कौन ग्रह होगा और कौन उपग्रह होगा। तो जो हमारे प्लूटो है और जो जितने भी मैंने नाम लिए थे, वो सारे हमारे अब बौने ग्रह या शुद्र ग्रह में आते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी सौर मंडल का परिचय। और आप लोग ऐसे ही लेक्चर मेरी देखते रहिए, जिसमें कि मैं संपूर्ण एस्ट्रोनॉमी का करूँगा। तो यही थी सौर मंडल का परिचय। धन्यवाद।